भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपसे एक और बहुत ही चर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। या यूं कहें कि लोगों को जानकारी तो है, लेकिन वो इस विषय पर कोई खास बात कर नहीं रहे। किसी का ध्यान इस तरफ जा नहीं रहा। मामला है क्या मित्रों? अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपनी सभी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश स्तर पर जो उनके अधिकारी हैं, उन सब की एक नामों की लिस्ट जारी की है कि कौन किस राज्य से आता है और उसको क्या पद दिया जा रहा है। इसमें कई बड़े बड़े नाम आए जो काफ़ी प्रमुखता से देखे गए, जैसे स्मृति ईरानी का नाम, जो कि आप जानते हैं कि भाई अमेठी से अपना चुनाव लेटेस्ट वो हार चुकी हैं, और वो भी एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ से उनको इतनी करारी हार मिली। लेकिन पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है कि आगे उनको लाएंगे, अच्छी वक्ता उनको माना जाता है। लेकिन कई बार सिर्फ वक्ता होना ही ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का जो पूरा ऑरा होता है उसमें भी कुछ नेगेटिवनेस या पॉजिटिवनेस होती है। जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत भले ही कितनी अच्छी हो सकता है वक्ता हो अपनी पार्टी के लिए, लेकिन जब वो टीवी पर आती हैं, बैठती हैं, तो एक नेगेटिव सा माहौल बन जाता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है, भगवान जाने, पर ऐसा लगता है। तो प्रवक्ता को चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उनको एक शायद अच्छा प्रवक्ता जान करके उनको इतना बड़ा पद दिया गया है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। लेकिन आप अगर आगे देखें तो इसी लिस्ट में एक और नाम आता है, और इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर। जब मैंने इनका नाम पढ़ा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भाई आखिर ये तारिक मंसूर हैं कौन, और अचानक से तारिक मंसूर जो नाम है ये कहाँ से इतनी बड़ी लाइमलाइट में, इतने बड़े पार्टी के पर्चे में नाम छप गया इनका। तो ये हैं कौन, पता लगना चाहिए। वैसे तो हमें ये पता ही है कि बीजेपी हमेशा से ही, और इस समय अगर कहें तो मुसलमानों का वोट जो है वो हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटा रही है, और वो मुसलमानों से कोई दुश्मनी करना नहीं चाहती। मैंने आपको सब बातें बहुत ही विस्तार से अपने चैनल पर लगातार बता रखी हैं कि बीजेपी को लगता है कि उसके अगर उस जो मुसलमान है उसके अगेंस्ट ना रहें तो उसकी सत्ता आराम से चलती रहेगी। संघ और बीजेपी का जो एक पूरा अपना गिरोह है, जो कि अपने को हिंदुत्ववादी बताता है, जो कि पर्दे के पीछे मुसलमानों से या जिहादी मानसिकता के लोगों से हाथ मिलाकर बैठ गया है और सोच रहा है कि हम इधर नाटक करते रहेंगे, हम हिंदूवादी हैं, उधर इनसे हाथ मिला लेंगे, अपनी सत्ता चलती रहेगी, ऐसे ही सालों साल चलती रहेगी और काम हमारे सब होते रहेंगे सारे मुसलमानों के। मुझे लगता है ऐसा कई बात होती है लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई है इनको लेकर के, कि महीने में एक आध बार जो है इनके जो मौलाना और इनके जो नेता होते हैं कौम के, जैसे जफर सरिसवाला, अन्य मदनी लोग जो होते हैं, ये आकर के जो है महीने में एक बार सरकारों से आकर के सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात कर लेते हैं, और जो इनकी मांगे होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और मांगे इनकी जानते हैं कैसी होती हैं आप, इनकी मांगे शुरू से ही, मैं तो वही सोच के हैरान होता हूँ कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त भी जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी मांगों की पुलिंदे ही रखे थे कि हमारी ये मांगे हैं, जो आके पाकिस्तान पर ख़त्म हुई। तो उनकी मांगों का मतलब ही होता है ब्लैकमेलिंग। तो अब आप उनसे मिल करके उनकी कौन सी मांगे होती हैं, भगवान जाने कौन सी मांगों पर वो उनके कौन से काम होते हैं जिस पर सरकार जो है इतनी बैठक और चिंतन वो सब करती है, हमें नहीं पता क्या होता है। लेकिन वो सब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक हिंदूवादी सरकार के कम से कम लक्षण तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग जब आके मिलते हैं तो जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ सौदेबाजी हो रही है। शायद अब ये कह दिया गया है एक गुपचुप तरीके से कि भाई आप लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन मत करो, विरोध मत करो, पर्दे के पीछे से आपको जो भी चाहिए सब दे देंगे हम, आप आओ हमारे पास आके मिलो। और देखिए वही हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो उधर 370 हटा करके जो है कई राज्यों में चुनाव जीत लो, और इसके बाद डोमिसाइल पॉलिसी ला के 370 को वैसे ही रहने दो। उधर वक्फ बोर्ड का ढिंडोरा पीटो खूब, इसके बाद चुनाव जीतो उसके ऊपर, और इसके बाद फिर जो है वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ मत करो जिससे कि ज़मीनें चली गई वापस आ जाएं। तो ऐसे तमाम उन्होंने काम किए हैं जिसमें कि पैकेजिंग ऐसी करते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदूवादी नहीं है, और पर्दे के पीछे जाकर के ये इनकी मुसलमानों से सेटिंग है, हाथ मिला के बैठे हुए हैं। तो इनकी स्थिति कुल मिलाकर बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी, वो हम सबको पता है। लेकिन अब प्रोफेसर तारिक मंसूर कौन है भाई? हमने कहा कि चलो देखते हैं क्यों इनको लाया गया है। तो दरअसल ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर,
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से पाकिस्तान को निर्माण करने में एएमयू का कितना बड़ा एक योगदान था, योगदान क्या कहें, उसकी भूमिका थी या करतूत थी उसकी, योगदान तो पॉजिटिव शब्द हो जाता है। तो आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको कि जिन्ना ने कहा कि ये पाकिस्तान के निर्माण का हथियार ग्रह है, यानी ये पाकिस्तान निर्माण के लिए सारे हथियार जो है वो एएमयू में है, इस तरह की बातें जो जिन्ना करते थे, ये तो हमारा आर्सेनल है, ऐसी बातें करते थे। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि कट्टर जिहाद के लिए या कट्टर इस्लामाबाद के लिए जानी जाती है, और जिसको ये सरकार खूब फंडिंग दे रही है, खूब उनको हेल्प कर रही है ताकि वो जो है आईएएस बने, हर साल 50-52 आईएएस बन रहे हैं इस सरकार में, वो भी अपने आप में एक बहुत ही विचित्र बात है, आप समझ ही रहे हैं चीज़ों को। तो उसी जामिया, माफ़ कीजिएगा, उस तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके बारे में इतनी बदनाम यूनिवर्सिटी रही है इतिहास में पाकिस्तान के निर्माण को लेकर के, उसी एएमयू का एक प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जिसका नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर। और जब मैं एएमयू की वेबसाइट पर गया तो उनका पूरा परिचय दिया हुआ है कि शुरुआत में ये मेडिकल से जुड़े हुए थे, रिसर्च वगैरह इनके पेपर कुछ प्रकाशित हुए, इसके बाद इनको एएमयू में बुला लिया गया, इसके बाद फिर वहाँ पे ये 2017 से 2023 तक एएमयू में रहे। लेकिन इस दौरान जो है, जब एक बार मुलाकात मोदी से, जब मोदी का दौरा हुआ एएमयू में, तो वहीं पर इनकी मुलाकात जो है वो तारिक मंसूर से हो गई। और इसके बाद फिर तारिक मंसूर में पता नहीं क्या देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कि इसके बाद 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार देश में जो पद्म पुरस्कार देती है उस समिति में भी प्रधानमंत्री की तरफ से प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम प्रस्तावित है। सोचिए आपकी कितनी अहमियत है तारिक मंसूर की प्रधानमंत्री मोदी की निगाह में। ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो त्रिपुंड लगा करके जो है वो वाराणसी में जा करके और क्या क्या नाटक जो करते हैं, सारा दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदूवादी है ही नहीं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर को, उसको जो है वो समझ रहे हैं कि ये हमारी अब नैया पार लगा देगा। और आप सोचिए कि 2023 में उनका इस्तीफा हुआ वाइस चांसलर से, और इसके बाद फिर जो है बड़े ही आराम से वो जो है सीधे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद है वहाँ से उनको निर्वाचित कर दिया गया। इसके बाद अब 2-3 साल बीते हैं, अचानक से उनको जो है अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी इतनी तेजी से तरक्की की गई है इनकी कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मोदी भी कौन सा प्लान इनके दिमाग में चल रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ये दोस्ती यारी इसलिए चल रही है कि हमको इस देश में कुछ इनको साथ लेकर के कुछ पॉजिटिव करना है, फिर तो हम समझ में आते हैं। पर हम देखते क्या है कि अगर एक भी कोई मुस्लिम लीडर कहीं पे होता है तो वो अपना काम करवाता है, अपनी कौम का काम कराता है, और हिंदुत्व के लिए तो वो कुछ अगर होना भी है तो उसमें रास्ते अटकाएगा, उसमें वो कुछ काम तो नहीं होने देगा, क्योंकि वो तो अपने धर्म के और मजहब के पक्के हैं। बीजेपी ने शायद ये सोच लिया है कि जैसे वो बैड तालिबान और गुड तालिबान होता है, वैसे इनके दिमाग में शायद किसी ने फिट कर दिया, या खुद ये मान के चल रहे हैं कि इनको मुस्लिम वोट मिलेगा, और ये इसीलिए जो है वो इनके मन में भी है कि कोई बैड मुसलमान गुड मुसलमान होता है, तो वो कहते हैं उदारवादी मुसलमान चेहरा है। अच्छा, बड़ी गजब की बात यह है कि जब तारिक मंसूर को लगा कि अब तो हम बीजेपी में जा सकते हैं, हमको बड़े पद मिल सकते हैं, तो इन्होंने एक लेख लिखा दारा शिकोह के ऊपर, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था। थोड़ा उसको उपन्यास उपनिषद वगैरह पढ़ने में रुचि थी, संस्कृत में रुचि थी, उसने कई जो ग्रंथ थे संस्कृत के उसके अनुवाद उसने अरबी फारसी में करवाए थे, तो उसको रुचि थी संस्कृत में तमाम चीज़ों में। तो वो एक अलग लेवल की एक माइंडसेट होती है किसी भी मुस्लिम की, हो सकता थोड़ा बहुत उदारता हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जैसे जुकाम होता है, किसी को थोड़ा जुकाम है, किसी को कम जुकाम है, कुछ ना कुछ लक्षण, तो ये इस्लामिक कट्टरवाद भी एक ऐसी एक बीमारी है, जिहाद, जो किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। तो कम ज़्यादा में ये मत देखो कि किसी को कम है तो कम खतरनाक है, नहीं, जब मौका आएगा तो वो कम खतरनाक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक आपको मालूम पड़ जाएगा। परिस्थितियाँ उसको खतरनाक वैसा बना देती हैं। जब परिस्थितियाँ वैसी आएंगी तो आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि उदार मुसलमान हैं, ऐसा कहते हैं पर उदार नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि मतलब बड़े बड़े एंकर भी हैं मीडिया में, और वो लोग दिखाते हैं कि हम तो बड़े हिंदूवादी हैं, लेकिन वो हिंदूवादी नहीं। मैं बहुत करीब से देखा है कि वो लोग बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, तो वो ये कभी जो है उदारवादी नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद भी पता नहीं कौन सी ऐसी मतलब खुड़क चढ़ी हुई है, इन्हें कौन सा कीड़ा काटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते, आपको अम्बेडकरवाद की बात करनी है, आपको जितरा फुले की बात करनी है। अब आपने पहले ही लोगों ने जो है वो शाहनवाज हुसैन को आगे बढ़ाया, फिर इसके बाद उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को आगे बढ़ाया। अब मुख्तार अब्बास नकवी जो है अपने जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ पे जिस बूथ से वो हैं उस बूथ पर उनको 2 वोट मिले, उनका वोट मिला खुद का, उनकी पत्नी का वोट मिला।
ये लोग एक मुसलमान वोट खींच के लाने की हिम्मत, इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन अब जो अखबार में रिपोर्ट छप रही है, छप रहा है कि साहब जो है वो तारिक मंसूर को लगाया गया इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पे योगी जी की तरफ से जो है वो कुछ बैटिंग वेटिंग करेंगे, क्या करेंगे भगवान जाने वो क्या करेंगे। कुछ मुसलमानों को पश्चिम यूपी में उनका कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, ऐसे बातें की जा रही हैं। पता नहीं कहाँ इम्पैक्ट है, हमें तो समझ में नहीं आता। हमने तो ये देखा है कि जो मुसलमान होता है वो तो मौलानाओं की बात सुनता है, उनका तो नेता भी मौलाना होता है। जैसे मुसलमानों का नेता ओवैसी है तो ओवैसी मौलाना है, उसको कुरान की आयतें याद हैं, उसको अपने पूरे धर्म की जो उसका मजहब है उसको उसकी पूरी बहुत गहराई से जानकारी है, तो वो एक तरह से मौलाना ही है पूरी तरह से। जो ओवैसी का पिता था वो भी पूरी तरह मौलाना ही था, उसके जो फोरफादर्स मौलाना ही रहे। तो वहाँ तो लीडर भी जो मुसलमानों का होता है वो मौलाना ही होता है, और वो तभी अपना लीडर चुनते हैं किसी खास मकसद के लिए। जैसे किसी खास मकसद के लिए उन्होंने जिन्ना को लीडर चुना अपना, जो सुअर का मांस खाता था, लेकिन वो एक खास मकसद के लिए चुना। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जिन्ना की मौत कैसे हुई, जिन्ना की हालत क्या हुई, जिन्ना का इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया गया, क्योंकि वो एक मौलाना नहीं था, वो कोई कट्टर मुसलमान नहीं था। भले ही वो बाद में उसको इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ कि हमको पाकिस्तान बनाना है, लेकिन वो ऐसा उसकी मानसिकता नहीं थी। लेकिन वही बात मैंने कही आपसे कि जब परिस्थितियां आएंगी तो वो भी आपको जिन्ना भी खतरनाक नहीं लगेगा, वैसा लगा। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम थी, जो वहाँ के मुसलमान थे, वो समझ गए कि ये कोई मौलाना है नहीं, ये सुअर का मांस और बियर पीने वाला आदमी है। तो उन्होंने भी उसको राष्ट्रपिता तो मान लिया, फाउंडर मान लिया, लेकिन कोई बहुत तवज्जो नहीं दी। और क्या उसकी हालत हुई पाकिस्तान के अंदर, किस तरह वो मरा, ये सबको पता है। कितना बड़ा इतिहास है। फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, किस तरह उनकी हत्या, कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, किस तरह उनके तानाशाहों के बूटों तले जो है वो इनके परिवारों को कुचला गया जिन्ना के वहाँ पे पाकिस्तान में, सब कुछ सबको पता है। तो कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि पता है कि वो कोई मौलाना तो था नहीं। तो यहाँ पे तो मौलाना, नेता भी मौलाना होता है। तो हम समझ नहीं पा रहे कि तारिक मंसूर में क्या देख करके बीजेपी उनको आगे लाई है। और मतलब मैं इस बात को, भाई देखो बात सीधी सी है, आप कौन सी, देखो डेमोक्रेसी, संविधान, ये सब कहने की बातें हैं। डेमोक्रेसी है, संविधान है, देखो मुख्य बात क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है तो वो लक्ष्य ही बड़ा होता है, उसको पाने के लिए माध्यम क्या है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आप क्या लेके चल रहे हो कि हमको डेमोक्रेसी की बात, हम डेमोक्रेसी से चल रहे हैं। तो भैया डेमोक्रेसी से तुम चलोगे तो आज से 40-50 साल बाद ये 100% है कि ये देश जो है वो गजवाए हिंद इसका हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे काबिज हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और आपकी स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान में हिंदुओं की है, जो हिंदुस्तान और जो बांग्लादेश में हिंदुओं की है, तो आपकी यहाँ पे यही स्थिति हो जाएगी। इससे बचाने के लिए बीजेपी को चुना गया था, इससे बचाने के लिए मोदी को चुना गया था। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि मतलब वो AMU से किसी प्रोफेसर को झाड़ पोछ करके ले आते हैं कि साहब अब ये हमारा उद्धार करेगा, ये हमको मुस्लिम वोट दिला देगा। इस तरह की सोच जो है बड़ी अजीब लगती है मुझे। और मैं इसी से हमेशा से मैं कहता हूँ कि भाई देखो, नए नए अब्बा जान क्यों बना रहे हो अपने। जब हेडगेवार को मान लिया, सावरकर को मान लिया, तो ये नए नए अब्बा जान क्यों ढूंढते रहते हो, यही हम इनसे पूछना चाहते हैं। बाकी तो आपके भी कुछ सवाल होंगे, अपने सवालों के हमें आप पूछ सकते हैं, और आप कुछ अगर चाहें तो आप हमें उत्तर भी दे सकते हैं, आपके मन में जो है आप कह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।